नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज हम बात करेंगे दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस को लेकर के, जो कि आपकी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। फटाफट से वीडियो को कर देंगे शेयर और दोस्तों बने रहेंगे इसी वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न कि वंचित विद्यार्थी, दोस्तों क्या कहा गया कि वंचित विद्यार्थी द्वारा अपनी भागीदारिता बनाए रखने के लिए शिक्षक को कक्षा में करना चाहिए। दोस्तों शिक्षक को कक्षा में क्या करना चाहिए उसको दोस्तों यहां पर आपको बताना है। ऐसे विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें उपलब्ध करानी चाहिए, ऐसे विद्यार्थियों को अलग से कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, ऐसे बच्चों को लक्ष्य के प्रति प्रेरित कर उनकी सफलता के लिए उनमें अविश्वास को अभिव्यक्त करना चाहिए, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका फटाफट से आंसर देना है दोस्तों कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। आपको बताना है कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे दोस्तों, जो वंचित विद्यार्थी द्वारा अपनी भागीदारिता बनाए रखने के लिए दोस्तों क्या करना चाहिए कि बच्चों में दोस्तों सफलता के लिए उनमें विश्वास को जगाना चाहिए, अभिव्यक्त करना चाहिए। तभी दोस्तों क्या होगा कि वो क्लास में दोस्तों अपनी भागीदारिता बनाए रखेंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि अर्चना अपनी उम्र के सभी अन्य लड़कों की तुलना में जटिल समस्याओं के समाधान में श्रेष्ठता दिखा पाती है। कैटल के अनुसार वह निम्नांकित में से किस बुद्धि में उच्च प्राप्तांक प्राप्त कर सकती है? ठोस बुद्धि, तरल बुद्धि, अर्थगत बुद्धि और तात्विक बुद्धि। दोस्तों यहां पर अर्चना जो है क्या कर रही है, अपनी जो उसकी हम उम्र लड़कियां हैं उनसे अधिक दोस्तों जटिल समस्याओं के समाधान में श्रेष्ठता रखती है। इसका दोस्तों मतलब हुआ कि दोस्तों वह कैटल के अनुसार ठोस बुद्धि प्राप्त है। किस कौन सी भैया? ठोस बुद्धि प्राप्त लड़की है। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि दीपू अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपने बड़ों से अक्सर झगड़ा करने लगता है। दीपू क्या है दोस्तों? अपने बड़ों से अक्सर झगड़ा करने लगता है। समझाने पर भी वह समझने की कोशिश नहीं करता। वह विकास की किस अवस्था में है? दोस्तों दीपू जो है अपने से बड़े लोगों पर दोस्तों क्या करने लगता, झगड़ा करने लगता है। तो दोस्तों यह समझाने पर भी नहीं समझता। तो दोस्तों ऐसी अवस्था कौन सी होती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। तो दोस्तों यहां पर आपका उत्तर हो जाता है किशोरावस्था। कौन सा? किशोरावस्था। दोस्तों दीपू अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपने बड़ों से अक्सर झगड़ा करता है, क्योंकि वह दोस्तों किशोरावस्था में है और यहां पर दोस्तों वह अपने आप को सही साबित करने की ही कोशिश करता है। दोस्तों अगर आप वीडियो को लाइव नहीं ले पाते हो, क्लास को लाइव नहीं ले पाते हो, तो एक काम किया करो कि जब आप लाइव क्लास लो, जब आप क्लासेस लो, तब आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो, जिससे कि हमको पता चल सके कि आप में से कितने स्टूडेंट रेगुलर हैं, जिससे कि दोस्तों आपके रिजल्ट में भी हम बता सके कि हाँ आप कितना नंबर गेन करोगे। फटाफट से दोस्तों चलेंगे अगले प्रश्न पर कि प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त प्रतीत होता है? भाई प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त प्रतीत होता है? प्रश्न नंबर 4 आपके सामने कि वंशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। किसी भी बालक के व्यवहार का निर्धारण वातावरण का कम प्रभाव होता है। हम जो चाहे बालक को सिखा सकते हैं। बालक आनुवांशिकता से ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो देखिए प्रकृति पालन पोषण में दोस्तों वाद विवाद में आपका ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वंशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि जो लोग उच्च स्तरीय कार्य में जाते हैं, जो लोग उच्च स्तरीय कार्य में जाते हैं वे शक्ति अभिप्रेरणा में डैश होते हैं तथा संबंधन अभिप्रेरणा में डैश होते हैं। देखिए जो लोग दोस्तों उच्च स्तरीय कार्य में जाते हैं वो लोग दोस्तों शक्ति अभिप्रेरणा में क्या होते हैं? उच्च होते हैं। कैसे होते? उच्च होते हैं। लेकिन संबंधन अभिप्रेरणा में क्या होते हैं? निम्न होते हैं। क्या होते हैं? निम्न होते हैं।
चलेंगे अगले प्रश्न पर कि जिन लोगों में सांवेगिक अभिव्यंजना अधिक होती है, क्या होती है दोस्तों, सांवेगिक अभिव्यंजना अधिक होती है, वे लोग डैश। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, फटाफट से करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा सही आंसर। उनमें स्पष्ट अशाब्दिक संकेत होते हैं, वे असुरक्षित होते हैं, वे कम लोकप्रिय होते हैं, वे प्रथम छवि को उत्तम बनाते हैं। तो दोस्तों जिन लोगों में सांवेगिक अभिव्यंजना अधिक होती है वे लोग दोस्तों प्रथम छवि को अधिक उत्तम बनाते हैं। आपका डी ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक संभाषण कहा जाता है। दोस्तों वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक संभाषण कहा जाता है जब अभिव्यक्ति के लिए कोई बालक कार्य करता है, जब सामाजिक संचार के लिए बालक कुछ कार्य करता है, जब आत्म नियमन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है और चिंतन और भाषा एक दूसरे को कोई मदद करते हैं। दोस्तों वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक संभाषण उसे कहा जाता है जब आत्म नियमन के लिए दोस्तों, खुद के आत्म नियमन के लिए दोस्तों भाषा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि अगर कोई शिक्षक अपनी कक्षा में अनुशासन कायम नहीं कर पाता है। दोस्तों कहा गया कि अगर कोई शिक्षक अपनी कक्षा में अनुशासन कायम नहीं कर पाता है तो यह बहुत ही हास्यास्पद स्थिति हो जाती है, तो यह काफी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। ऐसे में शिक्षक का कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय कौन सा होगा। प्रश्न नंबर 8 जवाब देंगे तेजी के साथ। दोस्तों अगर कोई शिक्षक अनुशासन बनाए रखने में कायम नहीं कर पाता तो दोस्तों क्या होता है, हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। ऐसे में दोस्तों उस टीचर को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हैं आपके पास 4, देखने का प्रयास करते हैं कि जो छात्र अनुशासनहीन है उन्हें कक्षा से बाहर निकाल दिया जाए, अनुशासनहीन छात्रों के माता पिता को सूचित किया जाए, अनुशासनहीन छात्रों से यह कहा जाए कि तुम अच्छे नंबर दिए जाएंगे, कि तुम्हें अच्छे नंबर दिए जाएंगे, कक्षा में शांति बनाए रखें। या फिर दोस्तों शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक उदाहरणों के साथ कराएंगे। तो दोस्तों शिक्षण को हम कैसे कराएंगे, व्यवहारिक, रोचक और उदाहरणों के साथ कराएंगे, जिससे कि बच्चे दोस्तों अपने आप ही क्या हो, टॉपिक के साथ जुड़े और दोस्तों पढ़ाई कर सके। जो लोग आपस में बातें कर रहे हैं जरा ध्यान दें दोस्तों कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन फालतू की टॉक टॉक बंद कीजिए। आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर कि छात्र कब सर्वाधिक प्रभावित तरीके से सीखते हैं। दोस्तों छात्र कब प्रभावित तरीके से सीखते हैं। दोस्तों सबसे नीचे वाला ऑप्शन देखेंगे कि जब वे मानसिक रूप से तैयार होते हैं। जब वो दोस्तों मानसिक रूप से तैयार होंगे तो थॉर्नडाइक के नियम का पालन करेंगे, जिसका नाम है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम। तो दोस्तों यहां पर आपका जो सही जवाब हो जाता है वो डी ऑप्शन हो जाता है, बिना किसी चिकलिक के साथ। आगे चलेंगे दोस्तों, गणित की एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की त्रुटियों को कम करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प चुनेगी। दोस्तों गणित की कोई मास्टर नहीं है, ठीक है, गणित के सवालों में कुछ त्रुटियां हुई हैं, उनको सही करने के लिए, उन विकल्पों को, उस विकल्पों को सही करने के लिए वो क्या करेगी। चलिए देखते हैं। विद्यार्थियों को उत्तर बता देगी और यह कहेगी कि अब वह प्रश्नों को हल करें। विद्यार्थियों को उस प्रश्न के हल को देखकर करने के लिए कहेगी तथा उस हर चरण को समझने के लिए कहेगी। विद्यार्थियों को बताएगी कि त्रुटि कहां पर है और पुनः कहेगी कि आप करते रहो। अगला है दोस्तों, विद्यार्थियों को विकल्प के रूप में अन्य पद्धतियों का प्रयोग करने के लिए कहेगी या स्वयं ही त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करने के लिए कहेगी। तो दोस्तों होगा क्या,
ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि त्रुटि का पता लगाने के लिए वो अन्य मेथड का प्रयोग करने के लिए भी कहेगी, और कहा गया कि त्रुटि का, स्वयं ही त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करने के लिए कहेगी, उसे करवाएगी कि दोबारा करो, तुम कहाँ गलती हुई हम देखते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा दोस्तों, बच्चे जो है गलती होने से बच जाएंगे। कहा गया कि बालक के व्यक्तित्व का एक अंश आक्रामकता भी है, बालक के व्यक्तित्व का एक अंश आक्रामकता भी है। इस आक्रामकता के संबंध में फ्राइड कहते हैं कि आक्रामक व्यवहार संबंधित होता है दोस्तों जीवन मूल प्रवृत्ति से, मृत्यु मूल प्रवृत्ति से, चिंता से और तनाव से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बालक के व्यक्तित्व का अंश आक्रामकता भी है। यह दोस्तों, इस आक्रामकता के बारे में दोस्तों फ्राइड ने कहा है कि आक्रामक व्यवहार मृत्यु मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। किससे? मृत्यु मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। आगे देखेंगे कि बाल्यावस्था में स्वतंत्र प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है दोस्तों? संबंधन प्रेरक को, सत्ता प्रेरक को, उपलब्धि प्रेरक को और चिंता प्रेरक को। दोस्तों बाल्यावस्था में स्वतंत्र प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण दोस्तों उपलब्धि प्रेरक को बढ़ाता है। किसको? उपलब्धि प्रेरक को बढ़ाता है। आगे देखेंगे कि कई बार यह देखने को मिलता है कि बालक कुछ और कहना चाहते हैं परंतु वह कुछ और बोल जाता है। बालक की बोलने की भूल यानी कि स्लिप ऑफ टंग एक उदाहरण है। दोस्तों यह जो स्लिप ऑफ टंग होता है दोस्तों, ये पाराप्रक्सेज का उदाहरण है। किसका? पाराप्रक्सेज का उदाहरण है। पाराप्रक्सेज। बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ पे नए मिल रहे होंगे। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमें क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर कोई प्रश्न आपको गलत लगता है या कुछ चेंजेस चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। दो बालकों को एक ही ढंग से पढ़ाए जाने पर उनके समझने के स्तर में अंतर आ जाता है, जिस कारण उनकी शक्ति में भिन्नता दिखाई देती है। समस्या समाधान हेतु अलग अलग योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। इन विभिन्नताओं का कारण हो सकता है, देखिए, शारीरिक स्थिति, बुद्धि और रुचि। अगर यहां पर अगर आप देखें तो भाई यहां पर आपका बुद्धि, रुचि है ना, ये दोनों ही ऑप्शन आपको क्या मिलेंगे, यहां पर सही हो सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, यहां पर सही हो सकते हैं। तो इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि ये जवाब दोस्तों बहुत जरूरी है आप लोगों के द्वारा देना, क्योंकि आप ही लोग बताइए कि समस्या समाधान हेतु अलग अलग योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। इन विभिन्नताओं का कारण क्या हो सकता है? देखिए मेरे अनुसार तो इसका जवाब डी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, मेरे अनुसार, क्योंकि दोस्तों समस्या नहीं बताई गई कैसी है। दोस्तों हो सकता है कि शारीरिक समस्या हो या किसी सामान को इधर से उधर करने की हो, बुद्धि भी हो सकती है दोस्तों, रुचि भी हो सकती है। तो आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इसका आंसर दोस्तों डी ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे इसके लिए कि उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि नियम का उल्लंघन, संदर्भ की समझ न होना, नियम कंठस्थ न होना और नियम का अति सामान्यीकरण। प्रश्न नंबर 15 आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा जैसे भाषा का प्रयोग दर्शाता है। दोस्तों क्या दर्शाता है? की बताओ जल्दी से। नियम का कंठस्थीकरण उस बच्चे को नहीं है। यानी कि दोस्तों जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं कि नियम का कंठस्थीकरण न होना। अगर दोस्तों यहां पर ये आंसर सही है तो फिर बी ऑप्शन को ध्यान दो, बी ऑप्शन को। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है दोस्तों? कि संदर्भ की समझ ना होना। ठीक है, तो यहां पर आप प्रश्न देखिए कि इसका क्या सी ऑप्शन सही हो सकता है। जो बच्चे सी दे रहे हैं कंठस्थीकरण देख करके, कंठस्थीकरण देख के आप सी दे रहे हो, वो एक सोच के देखो कि क्या इसका आंसर सी हो सकता है कि नियम कंठस्थ ना होना। देखिए, उसने चीखा, उसने खाया, उसने पढ़ा। तो दोस्तों उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा, इसमें आपका सही जवाब क्या होगा बताइए जल्दी से। जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? कि उसको दोस्तों नियम की समझ या संदर्भ की समझ नहीं है। देखिए, उसने खाया, ठीक है, उसने खाया, उसने पढ़ा, उसने चीखा।
ठीक, तो यहां पर क्या हो रहा है, नियम की समझ ना होना आपका सही जवाब हो सकता है। इसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका ये जवाब ठीक है या फिर ये जवाब ठीक है। तो दोस्तों यहां पर दोनों आपके जवाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन नियमों का अति सामान्यीकरण यहां पे गलत हो जाएगा, क्योंकि नियम दोस्तों, क्योंकि यहां पे हमारा कर्ता उसने ही है, तो उसने दोस्तों वह लड़के के रूप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो संदर्भ की समझ ना होना यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। फटाफट से चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा सुंदर होती है। यह कथन बिल्कुल सत्य है, सही हो सकता है, पूर्वाग्रह की प्रदर्शित करता है, या व्यक्तित्व की विभिन्न भिन्न पक्षों के लिए सही है। तो दोस्तों यहां पर आपका उत्तर हो जाता है कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा सुंदर होती है, यह पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है बिना किसी दिक्कत के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। दोस्तों बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। शास्त्रीय अनुबंधन, वाद्य अनुबंधन, ऑपरेंट अनुबंधन और सामाजिक अनुबंधन। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों यह सिद्धांत, दोस्तों यह जो सिद्धांत है वो दोस्तों ऑपरेंट अनुबंधन को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत दोस्तों अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के स्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि अधिगम का आकलन और सतत और व्यापक मूल्यांकन वर्तमान में किस कारण से आवश्यक है। दोस्तों अधिगम का आकलन और सतत और व्यापक मूल्यांकन वर्तमान में किस कारण से आवश्यक है। देखिए शिक्षक के शिक्षण कार्य के मूल्यांकन के लिए, छात्रों के कक्षा के परीक्षण के लिए, तथ्य के मूल्य के निर्धारण हेतु, और कहा गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों यहां पर ध्यान देंगे कि अधिगम का आकलन दोस्तों किस लिए किया जाता है या किस कारण से आवश्यक होता है। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि अगर हम एक ऑप्शन को चुनते हैं तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या है, दूसरे ऑप्शन के विपक्ष में है, तो आप कर दीजिएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कर देंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों हम जो भी मूल्यांकन करते हैं या जो भी हम दोस्तों बच्चों के बारे में क्या करते हैं, बच्चों के बारे में हम दोस्तों क्या करते हैं, सिंपल सी बातें आकलन करते हैं, तो वो दोस्तों कक्षा कार्य के परीक्षण के लिए नहीं करते, हम बच्चों की उपलब्धि जानना चाहते हैं। एक शब्द डाल देते उपलब्धि, तो यहां पर आपका उत्तर ठीक हो जाता। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि निम्न में से कौन सा एक विकल्प अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प दोस्तों अन्य से संबंधित नहीं है। फटाफट से बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि अपनी क्षमताओं और कौशल के परीक्षण हेतु खुद मानक तय करना, किसी विषय में विद्यार्थी की प्रतिक्रिया लेना, प्रश्नोत्तर सत्रों को समेकित करना और प्रश्नोत्तरी प्रचालित करना। दोस्तों प्रश्न नंबर 19 का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों अपनी क्षमताओं और कौशल के परीक्षण हेतु खुद मानक तय करना, ये आपका दोस्तों अन्य विकल्प से संबंधित नहीं है। आगे चलेंगे कि निम्न में से कौन सा पुनर्बलन का उदाहरण है। नहीं मोहिनी, उत्तम 45 नहीं है। दोस्तों रश्मि, उत्तर देने में तुम सुजाता की सहायता नहीं कर सकती। दोस्तों अरे नहीं, आमतौर पर तुम गलत हो। समीर, तुमने सही कहा। तो दोस्तों प्रश्न आपके सामने है कि पुनर्बलन का उदाहरण कौन सा है। यहां पर दोस्तों हमने किसी को भी पुनर्बलित या मोटिवेट नहीं किया, लेकिन यहां पर दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा कि हम समीर को मोटिवेट कर रहे हैं। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाई समावेशी कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक छात्र अपनी संभावना को कर सके, प्रत्येक बच्चे के माता पिता की व्यवसाय की जानकारी को जान पाए। अगला लिखा है दोस्तों कि जाना जाए,
ठीक है। अगला है सभी छात्रों को आगे बढ़ने के लिए योजना बनाना और कक्षा के सभी छात्रों को भोजन प्राप्त हुआ या नहीं इसका पता लगाना। दोस्तों एक शिक्षक के दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो एक शिक्षक के लिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि छात्र अपनी संभावना को कर सके। दोस्तों क्या कर सके, छात्र अपनी पॉसिबिलिटीज को दोस्तों कर सके, यही उसकी क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे देखेंगे बालक के अंदर किस प्रकार की अधिगम अक्षमता मानी जाएगी यदि वह सुनी हुई भाषा को ग्रहण करने में प्राय उसे कठिनाई होती है। तो दोस्तों अगर ऐसी कोई बात है कि सुनी हुई भाषा को ग्रहण करने में क्या होती है, उसे कठिनाई होती है, तो ऐसी भाषा को दोस्तों हम क्या कहते हैं, अलेक्सिया, अक्लेसिया, अक्लेसिया कहा जाता है। ठीक है, अक्लेसिया, नॉट अलेक्सिया, ठीक है, अक्लेसिया याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी सुनी हुई बात होती है तो दोस्तों वो क्या होती है, ग्रहण करने में प्राय कठिनाई आती है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न दोस्तों, फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। अब तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से। दोस्तों कहा गया कि जब एक शिक्षक श्रवण बाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि में शामिल करते हैं तो वह दोस्तों समावेशी शिक्षा भावना के अनुसार शिक्षक कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों तो वह क्या कर रहे हैं, समावेशी शिक्षा भावना के अनुसार शिक्षण कार्य कर रहे हैं। याद देखेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमता को तब विकसित कर पाएंगे जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाए। प्रतिभाशाली बच्चे बिना किसी सहायता के अपना पूर्ण विकास कर सकते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अच्छा निष्पादन करते हैं। और कहा गया कि प्रतिभाशाली बच्चे आसानी से सीखते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 24 की बात करें कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देखिए बच्चे कि प्रतिभाशाली बच्चे बिना किसी सहायता से अपना पूर्ण विकास कर सकते हैं, इस कथन में दोस्तों बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। थोड़ी सी सच्चाई मान सकते हैं लेकिन ये कथन हमारा क्या है दोस्तों, गलत है, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चों के पीछे उसके माता पिता का, उसके बड़े गुरुओं का, सभी का दोस्तों क्या होता है, सभी का मेहनत जुड़ा होता है। तो फटाफट से दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगला और अंतिम प्रश्न दोस्तों आज की क्लास का कि इनमें से कौन सा कारण बालक के विद्यालय में असफल होने का नहीं है। दोस्तों कोहलर के सिद्धांत के अनुरूप अध्ययन न करना, उचित प्रेरणा और मार्गदर्शन का अभाव, बौद्धिक क्षमता और अभ्यास की कमी। तो आपको बताना है प्रश्न नंबर 25 का सही जवाब क्या होगा। तो कहा गया कि इनमें से कौन सा कारण विद्यालय में असफल होने का नहीं है। तो दोस्तों इनमें दोस्तों आपका कोहलर के सिद्धांत के अनुरूप अध्ययन न कर पाना, ये दोस्तों क्या है, ये विद्यालय में विद्यार्थी के असफल होने का कारण नहीं है। दोस्तों ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे के प्रश्नों को दोस्तों हम कल करेंगे सुबह 8 बजे जुड़ करके। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।